अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। हमने एक हतमी और बेहतरीन ऑफ़र पेश की, देखते हैं ईरानी उसे कबूल करते हैं या नहीं। JD वेंस मुज़ाकिरात के बाद अमेरिका रवाना। आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले हर जहाज़ को नए कंट्रोल निज़ाम के तहत टोल देना होगा। ईरान का बयान, कहा कौमी मफादात के तहत आबनाए हुर्मत पर कंट्रोल और मैनेजमेंट किया जाएगा कायम। दोनों फरीक कुछ मामलात पर इत्तेफाक तक पहुँच गए थे, 2-3 अहम इशूज़ के सबब डील नहीं हो सकी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा। ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने की खबरों को व्हाइट हाउस ने कर दिया मुस्तरद। चीन ने ईरान को असलह भेजा तो उसे बड़े मसाइल का करना पड़ेगा सामना, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली, तमाम जंगें रोकने का मुतालबा। और मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर अबूधाबी के दौरे पर, हिंदुस्तानी बरादरी के अरकान से भी की बातचीत। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने वादे किया है कि ईरान ने अमरीकी शराइत कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ईरान के साथ किसी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके। नायब अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकिरात के बाद इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने हैरत अंगेज़ काम किया। दोनों ने अमेरिका ईरान इख्तलाफात दूर करने की कोशिश की। JD वेंस ने कहा कि मुज़ाकिरात में जो कमी रह गई वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थे। पाकिस्तान ने हमारे और ईरान के दरमियान फासले कम करने में बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान ने किसी मुआहदे तक पहुँचने में मदद करने की भरपूर कोशिश की। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने बताया है कि ईरान के साथ 21 घंटे से मुज़ाकिरात जारी रहे, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। मुज़ाकिरात में नेक नियति के साथ शिराकत के लिए अपनी शराइत पेश की। JD वेंस ने कहा कि अच्छी खबर यह है कि हमारी ईरान के साथ संजीदा गुफ्तगू हुई। बुरी खबर यह है कि हम किसी मुआहदे तक नहीं पहुँच सके। मेरा ख्याल है कि यह खबर ईरान के लिए अमेरिका के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बुरी है। Tried to help us and the Iranians bridge the gap and get to a deal. We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Questions? Sir, Nick Robertson from CNN. Precisely what have they rejected here? Can you help us understand it a little bit? Well, I won't go into all the details because I don't want to negotiate in public after we've negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Jen. Was there a framework on anything? And also, did the Iranian frozen assets come up, and did you reach any conclusions on those frozen assets? We talked about all those issues, Jen, and we talked about a number of issues beyond that. And so certainly those things came up. But again, we just could not get to a situation where the Iranians were willing to accept our terms. I think that we were quite flexible. We were quite accommodating. The president told us, you need to come here in good faith and make your best effort to get a deal. We did that. And unfortunately, we weren't able to make any headway. Preston. Mr. Vice President, how often did you communicate with President Trump throughout the negotiations? There were reports that there were multiple rounds
where there were breaks in between negotiations. How often did you communicate with the president throughout those rounds, and what was he saying as you were going through these negotiations that you said fell short? Yeah, obviously we were talking to the president consistently. I don't know how many times. तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमेरिका और ईरान कुछ मामलात पर इत्तेफाक तक पहुँच गए थे, ताहम 2-3 अहम इशूज़ के सबब डील ना हो सकी। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाला मुज़ाकरात ये दौर इस एक साल में मुज़ाकरात का तवील तरीन दौर था, जो 24 या 25 घंटे जारी रहा। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि सिफारतकारी कभी ख़त्म नहीं होती, ये कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक ज़रिया है। ये तवक्को नहीं होनी चाहिए थी कि हम एक ही नशिस्त में किसी मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। मेरे ख़्याल में किसी को भी ऐसी तवक्को नहीं थी। तर्जुमान ने कहा कि ईरान खित्ते में पाकिस्तान दीगर दोस्तों के साथ राब्ते में रहेगा। पाकिस्तान की हुकूमत, आवाम और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। Was part of the understanding for the cessation of hostilities. We didn't just say this or claim it. The Pakistani mediator also stated it. This issue has been raised very quickly in recent days. And since we arrived here yesterday, there has been continuous communication between Islamabad and Beirut. We also have our ambassador in Beirut who is constantly in talks and regularly reports to us, and is in contact with relevant parties in Lebanon to ensure that the commitments made regarding the ceasefire on all fronts are fulfilled, at the same time as the diplomatic apparatus is carrying out its work. We are closely monitoring the situation and are in close contact with the armed forces to ensure that even the smallest ceasefire violation is reported. Wherever necessary, the defenders of the homeland will respond firmly and swiftly. با دقت مراقبت می‌کنیم، در تماس نزدیک با نیروهای مسلح هستیم برای اینکه کوچکترین مورد از نقض آتش بس گزارش بشه. هر جا که لازم باشه مدافعان میهن قاطع و سریع واکنش نشون میدن. هم نیروهای مسلح دستشون رو ماشه است و هم دستگاه دیپلماسی حتما کوچکترین موردی رو مراقبت میکنه که به موقع پاسخ داده. ईरानी नायब वज़ीर तेल मोहम्मद सादिक का कहना है कि अमेरिका व इसराइल हमलों में तबाहशुदा ऑयल रिफाइनिंग सलाहियत 2 माह तक 70 से 80% तक बहाल होने की उम्मीद है। ईरानी मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद सादिक का कहना था कि उम्मीद है कि लावान रिफाइनरी का कुछ हिस्सा तकरीबन 10 दिन में दोबारा काम शुरू कर देगा। वहीं दूसरी जानिब मीडिया से बातचीत करते हुए ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना था कि आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले हर जहाज़ को नए कंट्रोल निज़ाम के तहत टोल देना होगा। इब्राहिम अजीज़ी ने मज़ीद कहा कि हुकूमत कौमी मफादात के तहत आबनाए हुर्मत पर कंट्रोल और मैनेजमेंट कायम करेगी। हम अमरीकियों पर एतमाद नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस के एक एहलकार ने इत्तलात की तरदीद की है कि अमेरिका ने ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने पर इत्तेफाक कर लिया। इससे कबल खबर रसां इदारे राउटर्स ने एक सीनियर ईरानी ज़रिए के हवाले से रिपोर्ट का किया था कि अमेरिका, कतर और दीगर गैर मुल्की बैंकों में मौजूद ईरानी असासे जारी करने पर आमदा हो गया। एक आला ईरानी ज़राए ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया था कि अमेरिका ने उन असासों की बहाली पर रजामंदी जाहिर की है। उसने इस पेशरफ्त को इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन के साथ मुमकिना मुआहदे की जानिब संजीदा पेशरफ्त करार दिया था। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने मुल्क की दिफाई पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा देते हुए अमेरिका पर इन्हिसार कम और मुकामी फ़ौजी सरमाकारी बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। कनाडा में कौमी कन्वेंशन से खिताब करते हुए मार्क कार्नी ने कौमी खुद मुख्तारी और दिफाई खुद इन्हिसारी को अपनी सियासी हिकमत अमली का मरकज़ी नुक्ता करार दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो वक्त गुजर चुका है जब कनाडा के फ़ौजी अखराजात का हर एक डॉलर में से 70 सेंट अमेरिका को जाता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन ने ईरान को असलाह फराहम किया तो उसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए CNN की एक रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल दे रहे थे। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिकी इंटेलिजेंस का मानना है कि चीन अगले चंद हफ्तों के अंदर ईरान को नए फ़िदाई दिफाई निज़ाम फराहम करने की तैयारी कर रहा है। From the standpoint of America, we win. One of the things that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country, big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else, and it's a pretty beautiful thing to see.
refusing to release Iran's assets in other countries. We're going to see what happens. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have minesweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. And the reason is because we've won. Whether you listen to the fake news or not, you know, it's amazing. Their credibility is down to 13%. The media credibility down to 13%. Think of it. We defeated their Navy. We defeated their Air Force. We defeated their anti-aircraft. We defeated their radar. We defeated their leaders. Their leaders are all dead. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it because we have a lot of other countries in the world. इसराइल में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। तल अबीब में मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और वज़ीर-ए-आज़म से तमाम जंगें रोकने का मुतालबा किया। इस दौरान मुजाहिरीन ने जंग रोको, नस्ल कशी बंद करो के प्ले कार्ड्स भी उठाए हुए थे। वहीं दूसरी जानिब साबिक़ इसराइली नायब चीफ ऑफ स्टाफ यायर गोलान ने कहा कि नेतन्याहू दबाव में है। नेतन्याहू जानते हैं कि जंग के मकासद हासिल नहीं हुए। फातिह को अपनी जीत का ऐलान दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेतन्याहू और उनकी हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया है। हिंदुस्तान में ईरानी सफ़ीर मोहसिन तक़वा ने पाकिस्तान में ईरान की अमरीकी बातचीत के नाकाम होने पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बातचीत कामयाब होना ज़रूरी था, लेकिन अभी भी वक्त है, कुछ हो सकता है। उन्होंने धमकी की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। पर बमबारी कर देता तो इस मुद्दे से ईरान पीछे नहीं हट सकता। या ये कि और दूसरे जो मुद्दे खलीज के हैं, तो खलीज तो पहले खुला हुआ था, हरमुज़ पहले खुला हुआ था। ये तो ईरान मजबूर हुआ है कि हरमुज़ के ऊपर जो है वो इस तरह से यानी एक तरह से अपना उस पर कब्ज़ा करे। तो ये बातें जो है वो वाक़ई ईरान की अपनी जगह के ऊपर मुनासिब हैं। रहा उनका यानी वहाँ के उपराष्ट्रपति का धमकी देना, तो इस तरह का काम तो ट्रंप भी मुसलसल कर रहे हैं। सुलह की बात चलती रहती है, उसके बावजूद जो है वो जंग शुरू कर दी जाती है। तो बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर ख़ुद अमेरिका को अंकुश लगाना चाहिए। बातचीत हो और बातचीत ही के ज़रिए से हल निकलते हैं। अब इस तरह से पहले ही जो है वो कह देना, ये तो बात किसी तरह से जो है वो सही नहीं है। अमेरिका की अत्यधिक मांगों के कारण किसी ढांचे पर सहमति नहीं बन सकी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, परमाणु अधिकार और अन्य मुद्दे विवाद के मुख्य कारण रहे हैं। देखिए, ये तो बहरहाल तयशुदा पहले से ही चीज़ थी कि ये समझौता कोई आसानी के साथ सिर्फ एक मरतबा बैठ के एक मीटिंग के अंदर हल हो जाए, ऐसा जो है वो होने वाला नहीं था। और देखिए आगे क्या सूरत हाल इख्तियार होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है या नहीं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका पहले से ही संघर्ष में जीत हासिल कर चुका है। देखिए, ये इन बातों का तो कोई जवाब ही नहीं है। वो इस तरह की बातें शुरू से करते चले आ रहे हैं, सभ्यता को मिटा देंगे और ये कर देंगे और इस तरह की बातें कर देंगे और क़यामत का मंज़र आ जाएगा सामने। तो इन बातों को न कोई संजीदा आदमी कोई अहमियत दे रहा है और ना ही अहमियत देनी चाहिए। वो हमेशा से झूठ बोलते रहे हैं, हमेशा से इस तरह की बातें करते रहे हैं और उन्हीं के इसी अहमकाना रवैये के बिना के ऊपर सूरत हाल जो है वो इतनी ख़राब भी। मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी में हिंदुस्तानी बरादरी के अरकान से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात के दरमियान हिंदुस्तानी बरादरी की फलाह बहबूद और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत हिंद की कोशिशों पर तबादले ख्याल किया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। हमने एक हतमी और बेहतरीन ऑफ़र पेश की, देखते हैं ईरानी उसे कबूल करते हैं या नहीं। JD वेंस मुज़ाकिरात के बाद अमेरिका रवाना।
आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले हर जहाज़ को नए कंट्रोल निज़ाम के तहत टोल देना होगा। ईरान का बयान, कहा कौमी मफादात के तहत आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल और मैनेजमेंट किया जाएगा कायम। दोनों फरीक कुछ मामलात पर इत्तेफाक तक पहुँच गए थे। 2-3 अहम इशूज़ के सबब डील नहीं हो सकी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा। ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने की खबरों को व्हाइट हाउस ने कर दिया मुस्तरद। चीन ने ईरान को असलह भेजा तो उसे बड़े मसाइल का करना पड़ेगा सामना, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली, तमाम जंगें रोकने का मुतालबा। और मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अबू धाबी के दौरे पर, हिंदुस्तानी बरादरी के अरकान से भी की बातचीत। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।